ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हमारी ये सार्थक चर्चा चल रही है उत्तराखंड के विकास को लेकर, और आपने जाना सरकार का आखिर क्या विजन है, जिसमें हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सुना। इसके अलावा अलग अलग गणमान्य यहाँ पर मौजूद थे और इस वक्त मेरे साथ पैनल में ज्वाइन हो चुके हैं सुबोध उनियाल जी। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां बजाई जाएं और इस पैनल के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। धन्यवाद। और आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो अब तक बहुत अच्छा रहा है, आपने जो योगदान दिया है। आज हम विजन की बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सरकार उत्तराखंड को लेकर, किस तरीके से उसके विकास को लेकर सोच रही है। अगर आपके डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो सर, वनों के संरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसका विकास आखिर किस तरीके से होगा, इसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है, क्या विजन है सर? देखिए, हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर राज्य बनने के बाद फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ा है जी। आज 71% से ज्यादा हमारे राज्य का जो क्षेत्र है वो वनाच्छादित है। तो 71% क्षेत्र वनों में चला गया। तो वन, और ये वन, अगर आप आज से पहले की बात करेंगे तो आज वनों की प्रासंगिकता आज से पहले के समय से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वाटर लेवल लगातार गिरना और इस पॉल्यूशन का दुष्प्रभाव इससे लगातार पीड़ित है और आने वाला समय बड़ा खतरनाक और चैलेंजिंग है। तो आज वनों का संवर्धन, संरक्षण करना मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें हमारी सरकार ने इसको बचाने के लिए कि किस तरह हम वनों का संरक्षण और संवर्धन भी करें, और किस तरह आम आदमी जो डिस्कनेक्ट हो गया है फॉरेस्ट से। क्योंकि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। जब मैं वन मंत्री के रूप में मैंने कार्यभार संभाला तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस था। तो उस दिन मुख्यमंत्री जी भी थे, मैं भी बैठा था, हमारे प्रमुख सचिव वन थे, हमारे फॉरेस्ट के हेड ऑफ फॉरेस्ट थे और तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी थे। तो मैंने पहला सवाल पूछा प्रमुख सचिव थे कि क्या ये जो हमारा सरकार का मैकेनिज्म है, चीफ सेक्रेटरी, यूनियन सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये पहले बना या वन पहले आए? तो उसने, हमारे प्रमुख सचिव ने स्वीकार किया साहब कि वनों का अस्तित्व हमसे बहुत पुराना है। फिर मैं फॉरेस्ट के हेड से पूछा कि आप ये बताइए, डिपार्टमेंटल जो मैकेनिज्म बना, ये हेड ऑफ फॉरेस्ट होगा, ये पीसीसीएफ होगा, ये सीसीएफ होगा, ये सीएफ होगा, ये डीएफओ होगा, ये पहले बना या वन पहले आए? उसने भी कहा कि वन पहले आए। फिर डॉक्टर अनिल जोशी साहब भी थे जो कि जाने माने पर्यावरणविद हैं। मैं उनसे भी प्रश्न किया कि जोशी जी, ये पर्यावरणविद पहले आए या फॉरेस्ट पहले आया? तो वो भी बोले फॉरेस्ट का एग्जिस्टेंस बहुत पुराना है। फिर मैंने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सरकारों का अस्तित्व ये भी बाद में आया, जंगलों का अस्तित्व इससे भी पुराना है। तो यानी कि हम चारों का जंगलों को के एग्जिस्टेंस में कोई योगदान नहीं रहा। पर क्या कारण है कि हम लोगों के आने के बाद 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाना पड़ा? मैंने कहा स्पष्ट कारण है कि वन संरक्षण, हमारे आने के बाद वन कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ, और नुकसान का सीधा कारण था कि हमने आम आदमी की जो कनेक्टिविटी थी जंगलों से वो तोड़ दी। अगर आप चलेंगे, पौराणिक समय में जाएंगे तो जंगल ही आदमी की आजीविका का सबसे बड़ा साधन था। और जब आपको जंगल में लकड़ी लाना, आपके जितने मकान बनते थे, मकानों की छतें लकड़ी की बनती थी। अगर 80 से पहले के आप जाएंगे दशक में, तो मैं समझता हूं ये जो गैस आई ये 80 के दशक में आई है। उससे पहले बड़े बड़े खानदान घरों में भी लकड़ी में ही खाना बनता था। हर परिवार पशुपालन करता था और जंगलों में जाकर ही पशु चरा करते थे, और लकड़ी और घास लाने का काम भी जंगलों से होता था। जब ये सारी चीजें खत्म हो गई तो आदमी कहीं ना कहीं जंगलों से उसका कनेक्ट जो था वो टूट गया। तो आज आवश्यकता है कि ऐसी पॉलिसी बनाओ जो पीपुल फ्रेंडली हो, ताकि आम आदमी को आप जंगलों से कनेक्ट कर सके। और ये मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, कोई भी आपदा हो, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेकर के आपदा हो, चाहे वो विभिन्न तरह की आपदाएं हो, कोई भी आपदा बिना कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के हम उस पर ट्रम्प ले ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते। तो मेरा पहला प्रयास था कि हम कम्युनिटीज को किस तरह इन्वॉल्व करें वनों के कंजर्वेशन और वनों के संवर्धन पे। तो उसके लिए हम लोगों ने नीतियां बदली। एक मसलन, एक मैं आपको बता रहा हूँ, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए
तो हमारे पास कुल 27 स्पीसीज को, यानी 27 प्रजातियां ऐसी थी जिनको काटने पर प्रतिबंध नहीं था अपनी जमीन पे, किसानों को या आम आदमी को। लेकिन अब से जो सैकड़ों स्पीसीज हैं उनको काटने के लिए बार बार वन विभाग के अधिकारियों को चक्कर लगाने पड़ते थे। मैंने ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए मात्र 17 प्रजातियों को प्रतिबंध में रखा और बाकी सैकड़ों प्रजातियों को एग्जम्प्ट उससे हटा दिया कि चाहे लोग अपने खेत में कोई पेड़ अगर लगा रहे हैं तो उन 17 के अलावा किसी पेड़ को काटने में उसको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, पहला। और 17 में भी 3 प्रजातियां ऐसी रखी हैं, चीड़, सेमल और तुन, जिनको प्रतिबंधित तो रखा है, लेकिन उस एक्ट में परिवर्तन करके कह दिया अगर कोई व्यक्ति अपने जमीन पर चीड़, सेमल या तुन को काटने की अनुमति मांगता है तो एक परीक्षण करने के बाद उसको अनुमति देना अनिवार्य होगा। परीक्षण इसलिए 3 प्रजातियों को रखा है प्रतिबंध में कि हमारे पहाड़ों में ज्यादा जो जंगलों के पेड़ हैं वो चीड़, तुन और सेमल के हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जंगल से आदमी चोरी करके लाए और अपने खेत की बताए। तो केवल इसलिए है कि एक बार जाकर के चेक कर लें कि ये इसी के खेत में, उस पर नंबरिंग कर दें, छपान करने के बाद अनुमति देनी अनिवार्य होगी। इससे लोगों को बहुत रिलीफ मिली। दूसरा, हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर 11,230 के आसपास वन पंचायतें हैं और ये वन पंचायतों में जो जमीन है उसमें सूखा जो पेड़ हो जाए या लीसा निकल जाए उससे जो कमाई होती है वो वन पंचायतों को जाती थी, लेकिन वो वन पंचायतों के संवर्धन पे ही पैसा लगाया जाता था। पहली बार हम वन पंचायत एक्ट में बहुत भारी परिवर्तन करने जा रहे हैं जिसमें वन पंचायत की भूमि में हमने फार्मिंग अलाउ कर दी और फार्मिंग में केवल हर्बल फार्मिंग या फलों की फार्मिंग, और उसके लिए हर्बल प्लांट्स भी हम दे रहे हैं। हम 628 करोड़ का एक हर्बल मिशन हम इस बार उसमें शुरुआत करने जा रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में हमने उसमें बजट प्रोविजन किया है। तो इसमें जो वन पंचायत के लोग हैं उनको हम लोग प्लांट्स अवेलेबल कराएंगे, वो उसकी फार्मिंग करेंगे, हार्वेस्ट करने के बाद उसका वो मार्केटिंग भी करेंगे और मार्केट करने के बाद जितना पैसा उससे आएगा उसमें हमने ये भी किया कि अगर कहीं पर कोई वॉल्यूम अच्छा है हर्बल प्रोडक्शन का तो हम वहां पे प्रोसेसिंग प्लांट पे लगाएंगे ताकि वैल्यू एडिशन के माध्यम से और ज्यादा पैसा मिले और जितनी कमाई होगी वो वन पंचायत के लोगों में बांट दी जाएगी। यानी ये रेवेन्यू जनरेशन का भी काम करेगा? रेवेन्यू जनरेशन नहीं, लाइवलीहुड। गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू में नहीं जाएगा, ये वहीं के लोगों में बटेगा ताकि उनकी लाइवलीहुड वनों से जुड़ जाए। सर, एक प्लांटेशन नीति के बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगी, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा देखिए, रहा है? प्लांटेशन नीति में आम आदमी, जब मैं भी वन मंत्री नहीं था, मेरा भी यही मानना था कि वन विभाग वाले पेड़ लगाते नहीं है और खड्डों का पैसा भी खा जाते हैं कि खड्डे इतने खोदे उसके बाद इतने पेड़ लगाए और मालूम हुआ पेड़ सूख गए। तो उसी को देखते हुए मैंने ये किया, हमने एक नई प्लांटेशन पॉलिसी लाए और उसमें एक हमने क्राइटेरिया बनाया है कि किस किस प्रजाति के पेड़ों का क्या क्या रेशियो होगा किस किस क्लाइमेट में, क्योंकि हमारा राज्य में 3 कैटेगरीज हैं। एक आपका फुट हिमालय है, दूसरा आपका मिडिल हिमालय और तीसरा आपका अपर हिमालय है। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में कौन से पेड़ पनप सकते हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने तय किया और ये किया है कि आपको ये प्रजातियों में इसी रेशियो से आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, जिसमें हमने घास के पेड़ भी रखे हैं ताकि अगर समर्स में आप में घास अवेलेबल होगी तो फॉरेस्ट फायर जो लोग कहते हैं किसानों के ब्लॉक लगाने से होता है तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो और जितने पेड़ आप लगा रहे हैं, हर प्रजाति के कितने पेड़ आपने लगाए हैं, आपको उसको पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा ताकि जब चीज पब्लिक डोमेन में रहेगी तो अगर माना सपोज आपके गांव के लिए कह दिया कि साहब हमने 1000 पेड़ चीड़ के लगा दिया, तो आपके गांव पब्लिक डोमेन में होने के कारण आपका गांव का आदमी वो उसको काउंटर चेक कर सकता है कि पेड़ लगे कि नहीं लगे और सरकार को इसकी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि हर चीज पब्लिक डोमेन में रहने से पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता आने से कहीं ना कहीं ये जो प्लांटेशन के बारे में ये भ्रामक प्रचार है या भ्रांतियां हैं या सच है कि नहीं लगाए जाते और गड्ढे खोद के खा लिए जाते, उसको रोका जा सके। यानी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी के लिए ये जो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक चीज और समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि अगर हम वनों की संरचना की बात करते हैं, उसके संरक्षण की बात करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है वनों की कटाई को रोकना। अवैध खनन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है सर, इसको आखिर किस तरीके से रोका जाएगा, इस पे क्या काम है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारे राज्य में 71% से ज्यादा फॉरेस्ट है और नया राज्य एक डेवलपिंग स्टेट है।
तो नए राज्य में डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, अन्यथा वो जो अपेक्षाएं, जो अवधारणा नए राज्य बनने के बाद थी, उस अवधारणा पे विराम लग जाएगा। तो विकास भी करना है और जंगलों को बचाना भी है। तो इकोनॉमी और इकोलॉजी, इन दोनों में बैलेंस करके हम आगे बढ़ेंगे, ताकि, क्योंकि आप देखती हैं अगर आपका 2 हेक्टेयर जमीन किसी प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट से फॉरेस्ट क्लियरेंस भी ट्रांसफर हुई, तो उस 2 हेक्टेयर को जब हम किसी विभाग को देंगे तो उसको कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन बहुत जरूरी है। उतने ही जमीन को हमको फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ता है और उतनी जमीन पे हम प्लांटेशन करते हैं, सो दैट कि वो एक बैलेंस बना रहे हैं। आप वनों के संरक्षण की हम बात करें तो सर एक महत्वपूर्ण मुद्दा फिर आ जाता है वन्य जीवों के संरक्षण के भी। इसको लेकर आप किस तरीके से सरकार काम कर रही है? देखिए, बिना वन्य जीवों के संरक्षण के वनों का संरक्षण संभव ही नहीं है। ये सब एक दूसरे पे पैरासाइट है। वाइल्ड लाइफ जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारी जैव विविधता है, इसमें वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आज जैव विविधता बची रहे, उसके लिए जरूरी है कि वाइल्ड लाइफ का भी कंजर्वेशन हो। सर फिर चुनौतियां, चैलेंजेस ये हो जाते हैं वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। आप जैसे कूनो नेशनल पार्क में जिस तरीके से खबर आई कि वहां पर चीतों की मौत हुई, तो वो बैलेंस आखिर कैसे बनेगा कि उसी तरीके का माहौल पैदा करना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी एक अहम मुद्दा बना हुआ है। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मिटिगेट किया जा सके, कैसे कम कर सके, क्योंकि कभी कभी आदमी, जब इंसान को लगता है कि ये जानवर हमारे लिए खतरा है, तो इंसान वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली नहीं रह पाता। उसको लगता है कि ये तो क्या हमारा खा जाएगा, हमारे परिवार में कुछ खा जाएगा। तो इसलिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने लगातार चलाए हैं और पहली बार हमने किया है कि हमारे राज्य में जितने सेक्शन है, सेक्शन यानी कि हमारे यहाँ वन दरोगा का एक सेक्शन होता है, तो हर सेक्शन में फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने के लिए हम लोग सेमिनार करना शुरू किए हैं, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। हम अखबारों के माध्यम से, पॉम्पलेट्स के माध्यम से, आपके सेमिनार्स के माध्यम से लगातार अवेयरनेस फैलाते हैं किस तरह वाइल्ड लाइफ से बचने का काम भी किया जाए और उनको भी जीवित रखने का काम किया जाए। इसके लिए पहली बार हम लोगों ने ये निर्णय लिया पिछले 3 वर्षों में कि जो जहां पर इस तरह की ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के इंसिडेंट ज्यादा हुए हैं, पहले हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद पहली बार वन विभाग जो है सोलर लाइट उन इलाकों को दे रहा है, ताकि गांवों की सीमाओं पे सोलर लाइट लग जाएगी। तो सोलर लाइट लगने से जानवर, क्योंकि लाइट जब अंधेरा होता है उसमें ज्यादा आता है, तो सोलर लाइट से कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ का जो है वो आबादी की तरफ आना कम हो जाएगा। और दूसरा ये अवेयरनेस के माध्यम से जो गांवों के लोग गार्बेज डाल देते हैं गांवों की सीमा पे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इसमें वाइल्ड एनिमल आ जाता है। तो लोगों को उनका अवेयरनेस करने का काम भी किया और कुछ फेंसिंग का भी काम कर रहे हैं, ताकि फेंसिंग के माध्यम से भी कुछ जानवरों को रोका जाए, ताकि जो किसान है उसकी फसल का जो उसको लगातार है कि किसान जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहा है, उसको भी रोकने का काम करने के साथ साथ एक समस्या यहाँ पर बंदरों की है। क्योंकि काफी समय से आप देखिए लोग खेती के प्रति उदासीन हो रहे हैं, लगातार किसानों की संख्या घट रही है, लेकिन उनका एक कारण होता है साहब, बंदर नुकसान पहुंचा देते हैं। तो मैं कई जगह गया, हमारे राज्य में चक्रौता एक बहुत सुंदर जगह है, सुदूर क्षेत्र में है। हमारे राज्य में जौनपुर, ये आपका जौनपुर ब्लॉक है, इसके अलावा मोरी और पुरोला ब्लॉक है। इनमें आज भी खेती सरवाइव कर रही है। मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि ये आपके बैठे बच्चे हैं, इनके माध्यम से आम आदमी तक ये बात जाए कि बंदरों ने अतिक्रमण वहीं पर किया जहां लोगों ने किसानी से के प्रति उदासीन हुए। आज भी चक्रौता, जौनपुर, मोरी, पुरोला, नौगांव विकासखंड में पलायन बहुत कम है और वहां के लोग खेती कर रहे हैं। एक अटाल गांव है चक्रौता में, एक ही गांव ने 4 करोड़ रुपए के टमाटर एक सीजन में बेचे। और ये भी मैं आपकी तब की बात कर रहा हूं जब मैं कृषि मंत्री था, आज से 5 साल पहले की। आज तो कीमतें और बढ़ी हैं और इस पूरे इलाके में लोगों की आजीविका का बहुत बड़ा एक साधन खेती है, जिसमें सब्जियां और फल, खासकर सेब। तो ये किसानों की संख्या कम होने से हुआ, लेकिन फिर भी हमने मंकी मिशन की शुरुआत की। अब मुझे बताते हुए खुशी है कि 1,41,000 के आसपास हम लोगों ने बंदर आइडेंटिफाई किए थे अपने राज्य में।
और 3 वर्षों में 90,000 बंदरों का बंध्याकरण स्टरलाइज कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि बंदरों को मारा नहीं जा सकता। बंदरों को मारने पे तमाम वाइल्ड लाइफ प्रेमी जो है वो उनके भी सवालों का जवाब देने होते हैं, तो हमने बंदरों के बंध्याकरण की शुरुआत की और आज की तारीख तक हम 90,000 से ज्यादा बंदरों का बंध्याकरण कर चुके हैं, ताकि क्योंकि इनकी ब्रीडिंग बहुत फास्ट है, ये बहुत बड़ी बात बहुत आप बता तेजी से रहे हैं। बढ़ती है। तो इससे क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत हम लोगों का यह है कि किस तरह इनकी जनसंख्या को रोका जा सके, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है कि फॉरेस्ट फायर पे भी आप रोक लगाएं, क्योंकि जब जंगलों में आग लगती है तो तमाम जानवर मर जाते हैं, पानी सूख जाता है, पानी के अभाव में जानवर मर जाता है। तो इसके लिए किस तरह से हम फॉरेस्ट फायर को रोके हैं, वही कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, उसी सिद्धांत पे मैंने। आपको ये लगता है सर कि इस कंजर्वेशन और इस प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस कैंपेन की बहुत जरूरत होती है? वो चलिए सरकार चला रही है, लेकिन जहां पे अवेयरनेस नहीं जा पा रही है वहां पे आखिर लोगों तक ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाए? देखिए, हमारा बहुत बड़ा महकमा है और हर गांव में हमारा आदमी आपको मिल जाएगा, तो हम पे मैन पावर की कमी नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, हर राज्य के हर सेक्शन में एक बंदरोगा का एक सेक्शन होता है, वहां पर ये अवेयरनेस कैंप लग रहे हैं, लोगों को जानकारी दी जा रही है। लेकिन मैंने जो आपसे फॉरेस्ट फायर कहा, फॉरेस्ट फायर भी 2 चीजों का कारण है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा रोड़ा है, और दूसरा जब पानी के स्रोत सूख रहे हैं, तो फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए भी मैंने आपसे कहा कि हमने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के सिद्धांत पे चल के काम किया, और पहली बार राज्य के अंदर पब्लिक कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए हर ग्राम सभा के प्रधान के अध्यक्षता में एक फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाने का निर्णय लिया, जिसमें पहले चरण में हमने करीबन उन 172 गांवों को आइडेंटिफाई किया था जहां पर आग की घटनाएं ज्यादा हुई, और वहां पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में 472 में हम लोगों ने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान है, जिसमें महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के अध्यक्षगण, और इसके अलावा राजस्व विभाग और फॉरेस्ट विभाग का कर्मचारी उसका मेंबर होगा। 30,000 रुपया हम हर कमेटी को दे रहे हैं ताकि तत्काल उनके पास उपलब्ध हो, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट फायर को आप तब तक नहीं रोक सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमको तत्काल अलर्ट आ जाता है कि फलाने जंगल में आग लग गई, लेकिन जब तक हम अपनी टीम को डिप्लोय करते हैं तब तक वो आग विकराल रूप ले लेती है। ऐसी स्थिति में जो रिस्पॉन्स टाइम है, जब तक इस रिस्पॉन्स टाइम को कम नहीं करेंगे हम लोग मिटिगेट में काम कर ही नहीं सकते। इसलिए रिस्पॉन्स टाइम कम हो, इसके लिए हमने ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, कमेटी उसी हिसाब ताकि तत्काल उस पर वो कार्रवाई करें और फॉरेस्ट फायर को हम रोक सके। फॉरेस्ट फायर रुकेगा तो वाइल्ड एनिमल भी सुरक्षित रहेगा, फॉरेस्ट फायर रुकेगा तो वाटर रिसोर्सेज जो खत्म हो रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज, उनको भी हम रोकने में सफल होंगे। तो देखिए, ये सब चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो, चाहे आपका फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन के प्लान हो, चाहे आम आदमी की आजीविका को वनों से जोड़ने का प्रश्न हो। जब तक इन चारों को हम लोग इंटीग्रेट करके काम नहीं करेंगे, मैंने ये समझता कि हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन में बहुत बेहतर काम कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है एक बैलेंस को बनाए रखना। एक सवाल और है मेरा सर, कम्युनिटी का इसमें कितना रोल इंपॉर्टेंट है, स्थानीय भागीदारी जिसे हम कहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आखिर हम जंगल किसके लिए बचा रहे हैं? ये जंगल कोविड के पीरियड में पूरे देश के लोगों ने ऑक्सीजन के महत्व को समझा। जंगल ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और जो हालात हैं, जिस तरह से आपका गौमुख ग्लेशियर हर साल 20-25 मीटर पीछे खिसक रहा है, कल्पना करिए अगर गंगा जी सूख गई और यमुना जी सूख गई तो क्या हालत होंगे देश के? संस्कृति तो खत्म होगी होगी, जो गंगा जमुना जमनी संस्कृति हमारे देश की है, लेकिन हाहाकार मच जाएगा, पूरी खेती खत्म हो जाएगी। तो जंगलों का अस्तित्व बचाना दूसरे इस कारण जरूरी है। आप देख रहे हैं कि लगातार आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं आप, और इस साल मुंबई जैसी जगह जो मॉडरेट जहां पर टेम्परेचर होता था, वहां 52 डिग्री पहुंच गया। दिल्ली जैसी जगह में 45, 46, 48 डिग्री चला गया। देहरादून में 42 डिग्री चला गया। तो कुछ जानकारों का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो 2081 तक
ये टेम्परेचर 72 डिग्री चल जाएगा। तो अगर टेम्परेचर 72 डिग्री चल गया तो क्या मानवता बच पाएगी? मानवता नहीं बच पाएगी। तो आज किस तरह फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे काम करके, इसीलिए आज दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हुआ है कार्बन ट्रेडिंग का। अब सारी दुनिया में इसको लेकर अवेयरनेस आ रही है कि आप जितना कार्बन एमिशन अपने उद्योग में, अपने किसी भी काम में आप कर रहे हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए आप कितनी ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए आज सारी दुनिया के लोग प्लांटेशन की तरफ भाग रहे हैं कि उसको कंपनसेट करने के लिए जितना कार्बन एमिशन उन्होंने किया उसको कैसे कंपनसेट करें। तो ये आज थोड़ा सा लोगों को अपने भविष्य की पीढ़ी के सर्वाइवल की चिंता हो गई। ये जागरूकता बहुत जरूरी है सर, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन बस एक आखिरी सवाल मेरा, फिर मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगी। सर, सवाल ये भी है जो आप बोल रहे हैं कि आखिर कितना यहाँ पे एमिशन होता है, लेकिन फिर एक चीज ये भी आ जाती है कि जो फैक्ट्रीज का वेस्ट है वो भी नदियों में आ रहा है, उससे भी तो आपका ये एनवायरनमेंट बिल्कुल पोल्यूटेड हो रहा है। तो वो बैलेंस फिर यहाँ पे भी नहीं बन पा रहा है, फिर यहाँ पे फिर एक अलग से जागरूकता लाया जाए। इसको कंक्लूड करिए सर। देखिए, भारत सरकार खासकर प्रधानमंत्री जी इसको लेकर बहुत चिंतित हैं। और आपने देखा नमामि गंगे जो हमारी परियोजना है, इसके तहत जगह जगह पर, जैसे आप पहले नदियां देखती थी, गंगा जी के किनारे बड़ा गंदगी फैली होती थी, तमाम नदियों के किनारे गंदगी थी। आज तमाम जगह से जो आप देख रहे हैं घाट बना करके इस पर सुधार लाने का काम किया। तमाम जगह जो सीवरेज के प्रॉब्लम थी जिसकी आपने बात की कि ये गंगा जी में जाता था, उसके लिए ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जगह जगह लग रहे हैं और बहुत लार्ज स्केल पे लग रहा है, ताकि इस तरह का सीवरेज गंगा में जाकर, नदियों में जाकर उसको दूषित न करें। और इसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं। तो स्वयं मेरे यहाँ अभी बगल में ऋषिकेश में, तपोवन में आप लगा लीजिए, एक ही इलाके में 3-4 STP बने हैं। तो ये सरकार की ये मंशा ये है कि गंगा जी किस तरह शुद्ध रहे, उसके लिए किस तरह सीवर का पानी गंगा जी में ना जाए, इसके अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ सरकार इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रही है, वो चाहे वो सीवर लाइन लगा करके, STP बनवा करके। तो ये आम आदमी को सोचना जरूरी है कि अगर गंगा का अस्तित्व रहेगा तो हमारी संस्कृति बची रहेगी। अगर गंगा के अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह आया तो ये प्रश्न चिन्ह हमारी संस्कृति में भी होगा। और ये आम आदमी, वो किसी धर्म का, किसी जात का हो, हर किसी को प्रभावित करेगा। तो ये मानवता के सर्वाइवल की बड़ी लड़ाई है। तो वनों के संवर्धन, संरक्षण और पॉल्यूशन को कितना आप रोक सके, ये एक कॉमन आदमी की जिम्मेदारी है। अगर आम आदमी की सहभागिता इसमें नहीं मिली तो सरकार के प्रयासों से, केवल सरकार के प्रयासों से इसको नहीं रोका जाता। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। ये एक कलेक्टिव जिम्मेदारी बन जाती है। सरकार अपनी तरफ से काम कर रखी है, लेकिन वो जो रिस्पॉन्स है वो जनता से भी मिलना चाहिए, एक स्थानीय कम्युनिटी से भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना विजन रखने के लिए। और बहुत ग्रेटफुल हैं हम कि आपने अपने विजन को रखा। सर, मैं चाहूंगी कि आप 1 मिनट मंच पे ही रुके और हमारे जो ग्रुप एडिटर हैं, जो चेयरमैन है सर जी, आइए, राधेश्याम सर, और स्मृति चिन्ह के साथ आपको सम्मानित किया जाएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जोरदार तालियां हो जाएं। तो ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम जी आप देख रहे हैं मंच पे, और स्मृति चिन्ह के साथ सुबोध उनियाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए।